सबसे पहले हमको यही जानना है रेजोनेंस में कि आखिरकार आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट था, फिर इस इफेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही राइज होता है कि आपको इस इफेक्ट की ज़रूरत ही क्या पड़ गई। ठीक है, तो उसका रीज़न एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व क्या हुआ। देखो, आपके पास जो बॉन्ड थे, ठीक है ना, जो सिंगल बॉन्ड थे लाइक CH2 CH3 CH3, इसके बीच जो सिंगल बॉन्ड है ना, इसका बॉन्ड लेंथ जो है ना एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ, वो कितना था, 1 कितना 54 एंगस्ट्रॉम, राइट। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, ये आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये डेटा याद हो, बट इतना ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं ना, उससे ज़्यादा होता है सिंगल बॉन्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है कैलकुलेट कितना हुआ, 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेकिन हाँ, अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये भी है, मैं इसी में कंटिन्यू करता हूँ, इससे इसका लिंक है। तीसरा इफेक्ट ये होगा कि जब आपका ये बॉन्ड लेंथ यहाँ पे आया, एक्चुअल में ना रेजोनेंस में बहुत सारे स्ट्रक्चर दिया गया। ठीक है, उसमें से ये केकुले का जो स्ट्रक्चर है ना, वो प्रॉपर्टीज को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट है इसमें ए, बी और सी, इन दोनों में आप देखोगे तो यहाँ पे ए बी, ए डबल बॉन्ड बी की जो बॉन्ड लेंथ थी वो बराबर थी बी सिंगल बॉन्ड सी की, और ये कितना थी, 1.39 एंगस्ट्रॉम। यहीं से कुछ ना कुछ रेजोनेंस के बारे में पता चला कि आखिरकार रेजोनेंस जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं इसी चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना, दोनों की बॉन्ड लेंथ जब अलग थी, ठीक है ना, तो सेम बॉन्ड लेंथ क्यों आया। एक तो ये ऑब्जर्वेशन आया। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या आया, दूसरा ऑब्जर्वेशन आपको, ये तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखा, ठीक है ना, दूसरी बात है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में भी ऐसा दिखने मिला। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी ऐसे रिएक्शन में बहुत सारी चीजें, जैसे मान के चलो हमने इसकी रिएक्शन करा दी, ठीक है ना, सबसे पहले तो किसी डबल बॉन्ड की आप रिएक्शन कराओगे Br2 के साथ। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये चेंजेस हुआ कि यहाँ पे प्रोडक्ट आपको ये मिल गया। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, एडिशन रिएक्शन है, क्लियर। रिएक्शन क्यों हुआ, ये केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको एक चीज दिख गया कि दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम नहीं मिली, एक ये ऑब्जर्वेशन आया। इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट single and double bond of benzene structure are not same. It is also chemical properties experimentally observed that alkene reacts with Br2 and give this product 1,2-dibromo alkane ethane. Okay, बट बेंजीन में भी ये रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो गया, पाई बॉन्ड टूटा, एक पाई बॉन्ड टूटा और उसके करस्पॉन्डिंग आपको 2 सिग्मा बना। बट यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर आप देखो, बहुत लॉजिकल है कि यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। अगर आप एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है ना, ये पाई बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट देखो क्या मिला। अब आप खुद बताओ, ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। और ये कंपाउंड तो एरोमेटिक है, ये पता है आपको। ये कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक बेटा नहीं है, नॉन एरोमेटिक बोलते हैं इसको। यही एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में गलती करते हैं बच्चे। रीजन क्या है, आप ये sp3 नहीं देख रहे हो। sp3 जो होता है ना, एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है, नॉन एरोमेटिक या, ठीक है ना, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना, आप सिर्फ, हाँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन के अलावा आपने देखा होगा कि एंटी एरोमेटिक के 4 कंडीशन थे। ठीक है ना, 4 कंडीशन में पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, तीनों एरोमेटिक वाला ही था। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन sp2 है, जो कि यहाँ पे नहीं है। यही तो डिफरेंस है दोनों में। तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। तो अगर ये स्टेबल है, ठीक है ना, ये स्टेबल कंपाउंड है, और ये क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, तो
क्या ये रिएक्शन हो पाएगा? स्टेबल से अनस्टेबल फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन? नहीं जाएगी, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होता है। तो वही चीज ऑब्जर्व हुई कि कहीं ना कहीं ये जो पाई बॉन्ड है एक्चुअल में, ये पाई बॉन्ड वहां पे है नहीं। एक्चुअल में वो क्या है, वो इस तरह से रेजोनेट कर रहा है, ठीक है ना। तो जहां आप सोच रहे हो डबल बॉन्ड है, एक्चुअल में वहां डबल बॉन्ड नहीं है। एक्चुअल में वो डबल बॉन्ड यहाँ है, ये वाला यहाँ है, और ये वाला यहाँ। तो ये these टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा? एक्चुअल स्ट्रक्चर वो होगा जो दोनों को मिला के बनाया जाएगा, राइट। दोनों को मिला के अगर हम बनाएं तो वो आप देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड यहाँ था, इस तरह से ये जो डबल बॉन्ड है वो पूरा रिंग में क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मिक्सचर ऑफ these two structure, these two structure, these two structure are resonating structure and also known as canonical structure. Sometime it may be called as canonical structure. These canonical structure or resonating structure are not real structure, they are hypothetical structure, hypothetical structure या imaginary structure, ठीक है ना। बट रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर। तो रियल स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो पाइबॉन हर जगह डीलोकलाइज हो रहा है। तो पाइबॉन अगर वहां पे नहीं है, ठीक है, तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। और दूसरा लॉजिक यह है कि आपका सिस्टम ऑलरेडी स्टेबल है, तो आप इसको पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते। तो केमिकली ये ऑब्जर्व हुआ कि ये हर डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करके एडिशन रिएक्शन नहीं करा सकते, ठीक है। तो यही दो प्रॉपर्टी को रेजोनेंस ने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में ये जो रेजोनेंस है, इसको सिंपल, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे? डेफिनेशन तो सिंपली हो जाएगा, इट इज द शिफ्टिंग ऑफ, हाँ, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, दैट इज लोन पेयर। लोन पेयर भी क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो शिफ्टिंग होगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहचानने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। उसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दिया था। तो उसके लिए हम सबसे पहले केस ऑफ रेजोनेंस की बात किए थे, ठीक है ना। केस ऑफ रेजोनेंस कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो सकता है, इतना तो पता चल गया कि रेजोनेंस होगा, लेकिन रेजोनेंस कौन से स्ट्रक्चर में होगा। तो रेजोनेंस के केस के स्ट्रक्चर है कि अगर मैं पहले केस की बात करूं तो स्ट्रक्चर होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, और ये बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे ये बोला कि ये फिक्स्ड है, ठीक है ना, बट यहाँ पे कोई भी बॉन्ड हो सकता है। तो यहाँ पे नॉट फिक्स्ड, ठीक है ना। यहाँ पे फिक्स है डबल बॉन्ड, फिक्स, यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो सी पे पॉजिटिव चार्ज अगर हो जाता है तो इस केस में आपको जो रेजोनेंस होगा वो रेजोनेंस हो जाएगा। और रेजोनेंस कैसा होगा? यहाँ का जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है ना, पाई बॉन्डेड जो है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और उस केस में बी और सी को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और ए पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से कितने केस बन सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सी पे नेगेटिव चार्ज हो। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? नेगेटिव, इसके एग्जाम्पल तो पता है ना, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? अगर मैं फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल बात करूं तो CH2CH, हाँ, ये वाला अगर ये कहीं पे है, ठीक है ना, इस तरह से कहीं भी ये दिख रहा है आपको, तो ये फर्दर क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा, और वो क्या होगा, CH2 पॉजिटिव CH। अच्छा, एक चीज इसमें देख रहे हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एटम ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। सारे एटम देखो फिक्स है, हाइड्रोजन कार्बन सब फिक्स है, सिर्फ ट्रांसफर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर निगेटिव में होगा तो क्या होगा? तो मैं चाहता हूं कि आप इसको ड्रॉ करके जरा देखो, ए डबल बॉन्ड बी
सी पे अगर लोन पेयर हो तब क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और सबके एक एग्जाम्पल भी। फोर्थ में हम बात कर रहे हैं अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो उस केस में। अगर हम फिफ्थ में बात करें ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी हो जाए, या डी, ऐसा इतने केस पॉसिबल हो सकते हैं आपके रेजोनेंस में रिगार्डिंग डबल एंड ट्रिपल। ठीक है, तो इसको जरा ड्रॉ करके देखो कि आप एरो प्रॉपर, जैसे इसमें देखो एरो मैंने प्रॉपर ड्रॉ किया है, यहाँ पे डबल हेडेड एरो इस तरह से। रेजोनेंस में ना एक्चुअल में यही डायरेक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप एरो सही सही बनाओगे तभी आप पता कर पाओगे कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली किधर, क्योंकि ये चैप्टर ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली किधर जा रहा है। ठीक है ना, तो इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये वाला जो स्पेसिस था वो आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर डेफिशिएंट होगा तभी तो आप इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भेजोगे, और ये वाला स्पेसिस क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच है, तो आप ये इसको दे दोगे और यहाँ पे दो एरो बनेंगे लाइक दिस। तो यहाँ पे आपको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी, लाइक ए पे नेगेटिव हो जाएगी बी डबल बॉन्ड सी। मैं चाह रहा हूँ ये एरो आपको बनाने आना चाहिए। और अगर मैं इसके एग्जांपल की बात कर लूँ, ठीक है ना, तो एग्जांपल क्या ले लूँगा मैं इसका, एग्जांपल मैं ले सकता हूँ इसके। ठीक है, तो ये कैसे बना, ये पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दिए, ठीक है, और ये इस तरह से, तो ये बन गया। ठीक है, इस तरह बनाते हो जैसे सेकंड में। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, सिर्फ नेगेटिव चार्ज फिक्स हुआ। सेकंड थर्ड में एक डिफरेंस क्या हो रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो लोन पेयर के फॉर्म में है। तो लोन पेयर जब आप भेजोगे तो उसके बदले आपको एक पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये आपको एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH2 CHOH। ठीक, अब देखो, अब आपको दिख रहा है कि ये मैं इसको क्या मान रहा हूँ, ए डबल बॉन्ड बी मान रहा हूँ, इस सी को, ऑक्सीजन को मैं लोन पेयर मान रहा हूँ क्योंकि लोन पेयर है सी पे। तो आप इसकी जब ड्रॉ करोगे तो इस तरह से ड्रॉ करोगे, तो देखो जब ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा आपको, CH2 पे तो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, CH और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड बना लिया ना, तो इसीलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज देना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। बाकी फिफ्थ तो सेम ही है, ठीक है ना, फिफ्थ सेम है, फोर्थ फोर्थ भी सेम है, ठीक है ना। और ये फिफ्थ वाले में क्या है कि ए पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। आप अगर इसमें ए से डी, लेफ्ट से राइट अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये बनाओगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, आप देखो दोनों ही डबल बॉन्ड ही है, तो कोई बच्चा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को किधर कर दे, इधर भेज दे, ठीक है ना। उस केस में आपको ये वाले स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब ये एग्जाम्पल पे डिपेंड करेगा कि किधर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अच्छा 6 पहले देख लो, 6 में क्या है कि इसमें इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं होगी जैसा फिफ्थ में हुआ था। इसमें क्या है कि ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या एटम होते हैं। तो sp क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, किससे, sp2 से। ये वाला जो है, ये वाला जो एटम है आपका, ये वाला क्या है, sp2 है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग की जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट से राइट ही होगी, इसमें राइट से लेफ्ट कभी नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे दे। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, ए पे पॉजिटिव एंड डी पे नेगेटिव। बाकी तो सिंपल है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया यहाँ आया, तो इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी। अब ये जो फिफ्थ वाला है ना, तो फिफ्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फिफ्थ में क्या है, जैसे मान के चलो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल ये ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे सारे कार्बन है, तो आप फ्री हो इलेक्ट्रॉन को ऐसे इधर भेज दिए, तो आपको क्या मिल गया,
CH2 पे पॉजिटिव एंड CH, यहाँ पे CH2 निगेटिव मिल गया। क्लियर? बट अगर आप सपोज इलेक्ट्रॉन को दूसरे डायरेक्शन में भेजते हो, ठीक है, राइट टू लेफ्ट भेजते हो, तो उस केस में आपको एक और सिचुएशन बन सकती है, और उस केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना, दोनों ही डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। बट अब इसके जगह मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल नंबर ये 1 था। अब एग्जांपल नंबर अगर हम सेकंड लेते हैं इसमें, तो वो देखो कैसा होगा, CH CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो गया। पहले ये दोनों सेम थे, ठीक है ना, ये भी sp2 थे, और ये आपका ये ग्रुप भी क्या थे, sp2। बट यहाँ पे sp2 होने के बावजूद भी ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है फिक्स हो चुका है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, इस तरह से होगा। तो आपका क्या बनेगा, CH2 माइनस CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH, और O पे निगेटिव। ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप जो नीचे ये कभी नहीं बन सकता इसका, CH2 माइनस CHO पे पॉजिटिव। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होते हैं। बट यहाँ पे उल्टा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज, इट इज हाईली अनस्टेबल। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है, समझ रहे हो। तो ऐसा रेजोनेटिंग जो है ड्रॉ नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही ये वाला पॉसिबिलिटी है। क्लियर है ये बात? ये एक्चुअल में यही डिफरेंस रेजोनेंस और मेसोमेरिक में है। जनरली रेजोनेंस को ही क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो देखो ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, इसको मैं रेजोनेंस बोलूंगा, और नीचे वाले को मेसोमेरिक इफेक्ट बोलूंगा। रीजन क्या है, क्योंकि इफेक्ट के लिए अपन को डायरेक्शन चाहिए। यहाँ पे डायरेक्शन जो है दोनों डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे प्लस आर माइनस आर की कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते। तो इसीलिए एक नया नाम दे दिया मेसोमेरिक इफेक्ट, जो कि रेजोनेंस ही है बट डायरेक्शन फिक्स है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, प्लस और माइनस एम बोल सकते हैं। अब जैसे इसी में बोल दें, आपसे पूछ लें कि यहाँ पे जो इफेक्ट हो रहा है वो कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में, या माइनस एम हो रहा है, कौन सा इफेक्ट होगा बताओ। आगे क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि इसमें इफेक्ट कौन सा हो रहा है। हम अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी निकालेंगे, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी निकालेंगे, एसिड बेस के क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं ऑर्गेनिक के, तो उसमें हमें तीन चीज आनी होती है, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है वहाँ पे, आगे चल के हम हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ने वाले हैं, बिना इसके नहीं बनेगा। अब रेजोनेंस में बताया कि रेजोनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपको इफेक्ट अगर जानना है तो एक्चुअली प्लस एम और माइनस एम आना चाहिए। तो लाइक इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सा इफेक्ट है, तो क्या बताएंगे, माइनस एम होगा, राइट। तो देखो इसमें बहुत कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है आपको ना, सिंपल सा लॉजिक ये सोचना है कि जैसा कि इंडक्टिव में हो रहा था, ठीक है, जैसे इंडक्टिव में मैंने आपको बताया था कि कार्बन से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो कार्बन मेकिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ग्रुप इज नोन एज माइनस आई एंड इफेक्ट इज नोन एज माइनस आई। सिमिलरली कार्बन पे इलेक्ट्रॉन अगर सप्लाई होगा, सप्लाई दो ही केस में हो सकता है, या तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो जाए या निगेटिव चार्ज स्पेसिस हो जाए, ठीक है ना, किसी पे निगेटिव चार्ज हो जाए तो भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है। इन दोनों केस में ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा, और इस इफेक्ट या ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, प्लस आई। सेम कॉन्सेप्ट आपको रेजोनेंस में भी लगानी है। रेजोनेंस में भी आप देखो,
अच्छा यही चीज ना अब पाई बॉन्ड से होगा। यहाँ पे किससे हो रहा था, इंडक्टिव में सिग्मा से हो रहा था, ये दोनों इफेक्ट सिग्मा से हो रहा। यही एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट पाई से होगा। अब देखो ये कैसे, अब देखो कार्बन मेकिंग, मैंने बोला कि ये तो बन नहीं सकता, तो बनेगा यही। अब कार्बन मेकिंग इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बन पॉजिटिव चार्ज आया ना कार्बन पे, तो क्या बना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना, इलेक्ट्रॉन रिच बना। हाँ तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना तो सीधा सीधा हम इफेक्ट का नाम क्या दे देंगे, माइनस, वहां जो माइनस आई होता था माइनस, बस इतना आसान था, माइनस एम हो जाएगा। ठीक है, प्लस एम का भी एग्जांपल दे सकते हैं, मान के चलो हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CH2CHO, CH3। अब आपको रेजोनेंस आ चुका है, मैंने अभी भी बताया कि ये लोन पेयर इधर जाता है और ये इधर जाता है। ये कौन सा केस है आप देख सकते हो, अगर आपको ये 5 केस पता है तो रेजोनेंस में प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ये देखो थर्ड केस का मैंने एग्जांपल लिया फिर से, ठीक है ना। तो आप देखो इसमें आपको दिख जाएगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ कर पाएंगे तभी हमें इफेक्ट का पता चलेगा। क्या ये बन जाएगा, अब बताओ कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, रिच, तो कौन सा इफेक्ट बोल देंगे, प्लस, दैट्स इट। तो बिल्कुल इंडक्टिव जैसा ही क्या है, मेसोमेरिक है या रेजोनेंस है, कोई अंतर नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें आता है कि क्या इतने ही केस होंगे, तो नहीं, 7 के अलावा 6 के अलावा 7 केस हम ट्रिपल बॉन्ड वाले सारे लेंगे, ठीक है, लाइक ट्रिपल बॉन्ड बी, सी पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से भी केस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये सारे प्रॉपर डायरेक्शन में ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके एग्जांपल, जैसे मान के चलो आपको 9th का एग्जांपल चाहिए, ठीक है, तो ये है कि CH ट्रिपल बॉन्ड C और उसके बाद CH2 फ्री रेडिकल है। अब अगर आपको एरो इसका पता है, 9th का एरो आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर 9th को रिजेंबल कर रहा है, तो आप एरो बना लो। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा। तो जस्ट लाइक डबल बॉन्ड वाला ही केस है, कुछ भी नया नहीं है। आप देखोगे कुछ भी नया नहीं है, 11 तक वही है। 12th एक नया केस है, यहाँ पे एडजेसेंट एटम ही है, मतलब अल्फा पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है ना। तो अगर जस्ट बगल में डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये पाई इलेक्ट्रॉन बना लेगा, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इसके भी बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, जैसे लाइक CH2 पॉजिटिव OH, ये इसके एग्जांपल हो गए। इसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, CH2 को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये कार्बन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसको OH का क्या है, लोन पेयर मिल रहा है, मतलब आप इसको क्या बोलोगे, प्लस एम। इस तरह से मान के चलो CH3 C डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव। अब आप यहाँ देखो, यहाँ जो लोन पेयर है वो बगल में है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, देखो कार्बन स्टेबल, कार्बन के 4 बॉन्ड बन जाएंगे और O पे पॉजिटिव आएगा। तो ये वाला मैंने बोला था कि ये जो सिंगल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड नहीं है, एनी बॉन्ड, ठीक है ना। बस फिक्स क्या है, ये बॉन्ड मैंने फिक्स कर दिया है कि ये इसमें और ये इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। ये सारे फिक्स नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ स्टेबल नहीं होता, लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी की बात करेंगे अभी। पॉजिटिव चार्ज को ना डीलोकलाइज की बात हो रही है, तो पॉजिटिव चार्ज जो जितना कार्बन पे है वो डीलोकलाइज होके ऑक्सीजन पे चला जा रहा है। एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज उसका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना। कभी भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे ना तो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होगा तो यहीं पे करेगा। लेकिन ये रेजोनेंस आपको बताता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज किसके द्वारा स्टेबल है, ऑक्सीजन के लोन पेयर के द्वारा, ठीक है ना।
वो चीज आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल आपको, जैसे न्यूक्लियोफाइल आपको अटैक करना होगा तो न्यूक्लियोफाइल आपको क्या लगता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक नहीं करेगा। जब जब हम रिएक्शन पढ़ रहे होंगे तो न्यूक्लियोफाइल आपको अटैक कहाँ करेगा, इसी पे अटैक करेगा, तभी आपका कार्बन का 4 बॉन्ड बन पाएगा। अगर इस यहाँ पे अटैक करता है, आप सोच के जरा देखो, 3 बॉन्ड बना रखा है और 1 बॉन्ड, और ऑक्सीजन के पास 4 बॉन्ड हो जाता। तो 2 से ज्यादा बॉन्ड, 3 बॉन्ड बस आपको इतना बता रहा है कि कहीं ना कहीं लोन पेयर ये अपना जो है इसको दिया है, बस इतना सा बता रहा है और कुछ नहीं। ये स्टेबिलिटी, अच्छा इन दोनों में ज्यादा स्टेबल क्यों हो जा रहा है ये, उसका रीजन है कि आगे चल के हम स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें रूल होते हैं। ठीक है ना, आगे आगे वाला पार्ट है, रूल होते हैं। वो रूल क्या होते हैं, एक रूल है उसमें, पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर विथ मोर पाई बॉन्ड जनरली मोर स्टेबल। ठीक है, तो इसमें पाई कितना है, 1 पाई है। ठीक है, और इसमें पाई कितना है, 2 पाई। तो ये बेटा आगे का पार्ट है, आगे आपको ये चीज समझ आएगी। लेकिन अभी आप ये मत सोचो कि ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो परमानेंट है, वो परमानेंट नहीं है। ठीक है ना, वो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रोडक्ट हमें इसी से मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा। ये आपको इतना बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है डीलोकलाइज हुआ है बस, ये परमानेंट चार्ज नहीं है। ठीक है ना, ओके। स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जनरली मोर स्टेबल। ठीक है, रूल है, आगे आएगा। अभी तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख रहे हैं, फिर जब ड्रॉ करना सीख लेंगे तब हम लोग उसकी स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे। ठीक है ना, आगे है, इसमें रेजोनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो ये वाला चीजें समझ आई। तो इस तरह से सबके एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग इसमें बात करते हैं कि हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपका कितना आया था, 5। हाँ, फर्स्ट का 5 आया, सही है। सेकंड का भी 5 आया, करेक्ट है। थर्ड का भी 5 आया, ये भी करेक्ट है। 2 आएगा, सही है, ये भी सही, करेक्ट। 5 के 3 आए, ये भी करेक्ट। देखो 6 और 7 में एक आपको ट्रिक आ गया। आपको एरोमेटिसिटी में याद हो तो मैंने 2 कंपाउंड बताया था। ठीक है ना, मैंने आपको 2 कंपाउंड बताया था जो नॉन एरोमेटिक होता है, उसको आप याद रख सकते हो। तो वो एक कंपाउंड यही था, याद है, CO2, COT, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ठीक है, तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन एक्चुअली क्या है, नॉन प्लेनर है। ठीक है ना, एक्चुअल में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टब शेप्ड होता है। ठीक है, वहां भी आपको बताया था ये, याद आ रहा है, टब शेप्ड। अब अगर आप कॉपी देखोगे ना तो एक ये स्ट्रक्चर था और दूसरा था एनुलिन, 10 एनुलिन था। ठीक है, ये 2 स्ट्रक्चर में सभी कार्बन sp2 होते हुए भी, ठीक है, उस कंपाउंड को ना तो वो एरोमेटिक था और ना ही एंटी एरोमेटिक था, क्योंकि दोनों की कंडीशन में प्लेनैरिटी तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये कंपाउंड बहुत फेमस है, आपको उस समय भी अगर आपको याद हो तो मैंने उस समय भी लिस्ट बताया था कि ये जो COT है और एक एनुलिन है, ये दोनों कंपाउंड के अपने अपने रीजन है नॉन प्लेनर होने के। इनके रीजन क्या है, इनके रीजन तो वही टब शेप्ड है, ये स्ट्रक्चर ये इस टाइप से है। ठीक है ना, टब शेप, इस तरह से स्ट्रक्चर है इसके, तो ये प्लेनर नहीं है। जब प्लेनर ही नहीं है तो आपको एक चीज बता दूं कि ये जो रेजोनेंस है ना, ये प्लेनर फेनोमेना है। ठीक है ना, रेजोनेंस के लिए आपने एक चीज तो देख लिया कि आपका क्राइटेरिया ये होना चाहिए, लेकिन ये क्राइटेरिया के भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। एक्चुअल में ये इस तरह से
किसी बुक में लिखा नहीं गया है। ये आपके कन्वीनियंस के लिए बताया कि डबल बॉन्ड के बगल में पॉजिटिव चार्ज हो। जनरली ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन वहां पे ये भी रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब ये सभी एक ही प्लेन में हो। एक ही प्लेन का मतलब, जैसे मान लो ये 2pz है, तो ये भी 2p, इसके भी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, 2pz होना चाहिए, इनके भी ऑर्बिटल क्या होना, 2pz। ठीक है ना, आपको पता है ना कि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। तो केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज पढ़ाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। तो ही स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको एरोमेटिसिटी में पूछ देता है या फिर कहीं भी पूछ देगा। तो ये दो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक में आपको याद रख लेने हैं कि सीओटी और एनुलिन, दे आर नॉन प्लेनर। जब नॉन प्लेनर है तो नो रेजोनेंस, तो इसके जीरो हो जाएंगे। पहली चीज, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज जीरो। क्यों कि रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, नो रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस इज अ प्लेनर फेनोमेना। ठीक है ना, प्लेनर होना चाहिए, एक प्लेन में होगा तभी होगा। सेम केस इस क्वेश्चन के साथ भी है। ये है एक एलीन, ठीक है ना। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में ये स्ट्रक्चर बताया जाता है। आगे आएगा आपका टॉपिक, अगर अभी नहीं आया है तो आगे केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर आएगा, वहाँ पे इस एलीन के बारे में बताया जाएगा। एक्चुअल में इस एलीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। एक्चुअल में जो इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कुछ आपको इस तरह से दिखेंगे। 3D में इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो चीजें होती है वो इस तरह से होती है। अब देखो ये आपको नॉर्मल लाइन दिखाया, मतलब ये नॉर्मल लाइन का मतलब होता है ऑन दी प्लेन। ठीक है ना, 3D में ये ऑन दी प्लेन है। ठीक, मतलब अगर ये सपोज मान लेते हैं ये pz है प्लेन पे, बट ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये क्या है, एबव दी प्लेन। ठीक है ना, ये आपको 3D में बताया जा चुका होगा। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ कि ये तीन चीजें 3D का कन्वेंशन है। यहाँ पे जो चीजें लिखी रहेगी वो एबव द प्लेन होगी, डैश लाइन से जो लिखी होगी वो बिलो द प्लेन होगी, और जो नॉर्मल लाइन होगी वो ऑन द प्लेन होगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। ये वाला क्या है, बिलो द प्लेन है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, एक हाइड्रोजन एबव द प्लेन है, और ये ऑन द प्लेन है। अब बताओ ये जो टर्मिनल है दोनों कार्बन का, क्या ये सेम प्लेन में होगा कभी, नहीं होगा। देखो इसका ना पूरा ऑर्बिटल डायग्राम पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है ना, इसको पूरे डिटेल में आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट। बट अभी आप इतना ध्यान रख लो कि ये और ये कभी सेम प्लेन में नहीं हो सकते। मान लो ये पी वाई हो जाएगा, ठीक है ना, तो दो अलग अलग, दोनों एक दूसरे के एक्चुअल में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना, ये और ये जो ऑर्बिटल है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये पूरा ऑर्बिटल डायग्राम जैसे सबके पी एक्स पी वाई पी जेड आपको पता है, ये इनका इनसे ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, तो उस समय अगर हम पी एक्स के साथ ओवरलैपिंग करा रहे हैं तो उसके पी वाई बच जाएंगे। तो पी एक्स पी वाई और पी जेड तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना, तो अगर मान चलो पी एक्स के साथ इसकी ओवरलैपिंग हो गई तो उस समय पी वाई क्या होगा, उस समय पी वाई परपेंडिकुलर होगा। तो उस तरह से ये और ये कभी सेम प्लेन में नहीं होता। अगर सेम प्लेन में ही नहीं होगा तो रेजोनेंस ही नहीं होगा। तो 7 भी आपका क्या है, एलिन जो सिस्टम होता है उसमें रेजोनेंस नहीं होता। और वो भी एलिन कैसा, इस टाइप की एलिन, इवन इवन नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, इवन नंबर ऑफ डबल, हाँ हाँ हाँ, क्यूमिलिन ही है ये। ठीक है ना, क्यूमिलिन सबसे स्मॉलेस्ट क्यूमिलिन यही है। जैसे मान के चलो हम इसमें और बड़ा भी बना सकते हैं, जैसे ये है, ये भी क्या है, क्यूमिलिन ही है। भाई पहला क्यूमिलिन आपको क्या मिला, C3H4।
ठीक है, पहला क्यूमिलीन तो यही मिलेगा ना, C3H4, ये वाला, मतलब इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इधर है, बट मैंने ये बोला कि ये जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन होगा यहाँ। अब देखो यहाँ पे ये ऑड क्यूमिलीन हो गया, ये इवन क्यूमिलीन हो गया, तो इवन वाला क्या होगा, ये दोनों क्या है, एक प्लेन में नहीं है, बट ये और फिर ये एक प्लेन में आ गया, तो यहाँ पे हो सकता है। तो ये ऑड इवन क्यूमिलीन, जिसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एलीन, मतलब एलीन फैमिली है इसका, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको वहां पे पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि क्यों ये सेम प्लेन में नहीं है। तो अभी इस लेवल पे आपको इतना ध्यान रखना है कि जो रेजोनेंस है, दैट इज प्लेनर फेनोमेना, इट शुड बी सेम प्लेन में होगा, तभी रेजोनेंस हो पाया। तो ये दोनों क्वेश्चन देने का मतलब मेरा यही था कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये इम्प्रिंट होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या है, प्लेनर फेनोमेना है। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट तो हम 2D में बता सकते हैं, बट इन अ 3D कुछ स्ट्रक्चर ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ, जैसे ये जो क्यूमुलिन है, ठीक है ना, एलिन है, इनका आप जो स्ट्रक्चर देखोगे तो ये वही चीज है कि ये नॉन प्लेनर है, ये दोनों सेम प्लेन में नहीं है। तो ये सारी बातें अपन को ध्यान में रखनी पड़ेगी जब हम रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे। एक डी ऑर्बिटल रेजोनेंस आएगा, ठीक है, ये भी आपको केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो अभी बस मैं इतना बताता हूँ, जैसे CH2 निगेटिव और Cl, अब ये सिर्फ डी ऑर्बिटल के साथ ही होता है। अब आप देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन विथ वैकेंट डी ऑर्बिटल, जैसे मेरे ख्याल से इसमें ये जो CH2 है और यहाँ पे, अब यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल खाली नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2p ऑर्बिटल है, और यहाँ से ये 2p मतलब सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है ये, ठीक है, सेकेंड ग्रुप से नीचे जाएंगे तो वहां पे 3D सेल ऐड हो सकते हैं, वहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा। तो थर्ड ग्रुप से, ये जो थर्ड ग्रुप के जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है, ये अपना जो ऑर्बिटल है वो एक्सटेंड कर सकता है, बट ये ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर सकता, ठीक है ना। इनके पास आप इलेक्ट्रॉन देखोगे तो ये अपना ऑक्टेट कभी एक्सटेंड कर ही नहीं सकता, बट ये कर सकते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड पीरियड होता है वहां से एक्सटेंशन चालू हो जाता है। तो एक डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी होता है जहां पे ये इनके साथ हो सकता है, इनके साथ तो हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं व्हेन लोन पेयर इज कॉन्जुगेशन विथ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या बोल रहा हूं मैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल अगर वैकेंट होगा वो भी डी, तो वहां पर रेजोनेंस हो जाएगा और यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, इस तरह से आपसे C माइनस, इस तरह से आपसे इन दोनों में पूछ लिया जाएगा, एक है CCl3 और एक है CF3। अब इनमें इनमें हो जाएगा रेजोनेंस, इनमें नहीं होगा क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं, ठीक है ना। तो इसका रेजोनेंस हो जाता, अगर मैं इसका रेजोनेंस मुझे ड्रॉ करना होगा तो रेजोनेंस क्या ड्रॉ करूंगा मैं, CH2 को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, और Cl माइनस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इनको मिल गया, क्लियर। तो इसको आप रिजेंबल कर लो कि हमने जो 12 केस बताए, ठीक है ना, 12 केस में 13 केस ये है, ये वाला, लेकिन ये सिर्फ डी ऑर्बिटल के लिए, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे फ्लोरीन के लिए नहीं, क्लियर। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम बात करें, एक और एग्जांपल आपको देता हूं ताकि क्लियर हो। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया इस तरह से,
अब इसमें बताना कहाँ पे ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस पॉसिबल होगा। हाँ हाँ, बताओ इनमें किसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस पॉसिबल है? सेकंड वाले में हो जाएगा, इसमें इसमें हो जाएगा, क्योंकि वही है, थर्ड ग्रुप ऐड हो गया, थर्ड सेल ऐड हो गया, ठीक है ना। और ये क्या है, ये सेकंड के है, 2p है, और यहाँ से 3p हो। क्लियर है ये बात? तो जैसे ही सेल ऐड होता होता जाता है, आपके डी ऑर्बिटल क्या होते हैं अपना, ये एक्सटेंड कर सकता है, ऑक्टेट क्या कर सकता है, ये एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। बट सेकंड के कोई भी, चाहे आप फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, they can't be extend their octet because there is no vacant d orbital, ठीक है ना। इनका साइज बहुत छोटा है, ये अपना एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट हो जाता है, तो ये आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। बाकी तो काफ़ी है, रेजोनेंस अब पहचान लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी की, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट करेंगे अभी। तो इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये वाला स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था, तो एक CH2 पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव। अब आप देख सकते हो दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल लग रहा है आपको। अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो क्या बोलोगे, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यही है रूल, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगी आपकी, वो क्या होगी, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, ठीक है। अब इसमें जो रूल नंबर 2 है, वो ये है कि स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर स्टेबल। अब ये आप ऊपर भी लगा सकते हो, ऊपर आप देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, एक ही है ना, एक पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको इधर, इसमें कितने दिख रहे हैं, दो है। हाँ, तो ये रूल इसमें भी अप्लाई हो रहा है, हर जगह होगा, तो उस रूल से भी ये गलत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब आपको मैं इसी के लिए एग्जांपल दिया था आपको, CH3, अब बताओ इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, सेकंड वाला। तो वही चीज़ है कि आपको यहाँ पे एक जस्ट एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी निगेटिव स्पीशीज इससे जुड़ेगा, वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आपको खुद पता है कि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, मैक्सिमम तीन बना सकता है, चार तो बना नहीं सकता ना। तो अगर ये पॉजिटिव है, तो इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जस्ट आपको ये बता रहा है कि एक्चुअल में है यही स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इससे कन्वर्ट हुआ है, ठीक है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से हम क्या बोलेंगे कि सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो ये रूल्स में आता है एक्चुअली, ठीक है ना, ये रूल्स है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाने का, ठीक है। तो इस तरह से, हाँ हाँ, यस, एग्जिस्ट, देखो एग्जिस्ट करने की बात नहीं, एग्जिस्ट तो करता है, एग्जिस्ट करके ये बताता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, ये स्टेबल इनकी वजह से हुआ ना। मान के चलो पॉजिटिव चार्ज, जैसे मान के चलो आपके पास 100 पैसे की जरूरत है। अब अगर वो 100 जो है, 50-50 में बट गया, मान लेते हैं कि 50 और 50 में बट गया, तो आपको अब डेफिशिएंसी कितनी की हुई, कम हुई ना। पहले आपके पास डेफिशिएंसी थी 100 की, ठीक है, आपको 100 रुपये चाहिए थे,
अब यही, ये जो डेफिशिएंसी है, ये आपको कहीं से 50 मिल गया, 50 जहां से मिला उसके पास भी तो 50 की कमी हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो कहीं ना कहीं आपकी डिफिशियंसी क्या हो गई, बट गई। ठीक है ना? अब बटी किसके कारण, इन्हीं की वजह से बटी ना। समझ रहे हो? तो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट नहीं करता ये बात नहीं है। इस इनकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ी। क्यों? चूंकि पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं डीलोकलाइज होके यहाँ पहुंच गया। ठीक है? अब ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है ना? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मैं कोई निगेटिव स्पीशीज लूँ, न्यूक्लियोफाइल लूँ, तो आपको बॉन्ड इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड नहीं बनाएगा, बॉन्ड आपको यही बनाएगा। CH3 C पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस तरह से बॉन्ड बनेंगे। मतलब ये बन के बता देगा आपको कि ये स्टेबल है, और वापस ये किधर होगा, बैकवर्ड आ जाएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब इनसे ही प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? हाँ। हाँ, और इसमें इसमें डेफिशिएंसी खत्म हो गई। इसलिए हाँ, स्टेबल है, एग्जैक्टली। ये भी पॉइंट है, अगला रूल वही है अपना। ठीक है ना? आप देखो, जैसे फर्स्ट में हम दो रूल लगा सकते हैं कि नहीं। फर्स्ट में हम ये फर्स्ट कंपाउंड में बोलेंगे न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल है। अब इसमें सेकेंड रूल से भी ये स्टेबल हो रहा है। तो हो सकता है किसी में दो रूल लग जाए या सारे रूल लग जाए। सारे रूल से आंसर सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। जैसे मैं अगला रूल बोल दूं, स्ट्रक्चर विथ, ठीक है ना, अगला थर्ड रूल अपना वही है। हाँ, स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल। ठीक है ना? तो वहां भी ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वो हो सकता है कि वो पाई से भी डिसाइड हो जाए, और आपका ऑक्टेट कंप्लीट से भी डिसाइड हो जाए। तो यहाँ पे एक कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, और इसमें सबका कंप्लीट है क्योंकि इसके अभी अभी लोन पेयर भी है। तो ये स्ट्रक्चर जस्ट आपको ये बता रहा है कि इसके ऊपर जो दो लोन पेयर था ना, वो एक लोन पेयर पाई बना चुका है अभी भी। एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज जो है ना, ये बस इतना शो करता है ऑक्सीजन का, वो ये बस बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके एक लोन पेयर कंजुगेट हो चुके हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है ना? ये अनस्टेबिलिटी का साइन नहीं है। अनस्टेबिलिटी का साइन वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है ना? वो वहां पे ये चीज है। ठीक है? जैसे लाइक पूरे ऑर्गेनिक में ये चीज आपको दिखने वाला है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो दो केस होते हैं, या तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से वाटर निकाल जाएगा, ज़्यादातर ऑर्गेनिक में ये केस होता है। या दूसरा तरीका ये होगा, जब ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, कई बार ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी आप ये कराए होते हो, और फिर से ये वाटर निकाल लोगे तो मतलब ही क्या रह जाएगा। समझ रहे हो? तो उस केस में कई बार ये भी होता है कि ये अपना बॉन्ड तोड़ लेता है और न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है? मतलब ये बन जाता है COH बन जाता है। तो ये हमेशा होने वाला। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे स्टेबल नहीं होता, तो या तो ये बॉन्ड तोड़ के वाटर निकाल लेगा, या ये बॉन्ड तोड़ के आगे चल के रिएक्शन में, या ये बॉन्ड तोड़ के न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज तो स्टेबल नहीं है, इसीलिए तो रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है। ये स्टेबल नहीं है, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड आके ये प्रोडक्ट आपको मिल रही है। ठीक है? दो अलग अलग चीजें। ठीक है? नेक्स्ट जो रूल है आपका, वो ये है कि, हाँ बोलो। एक्चुअली ये इसलिए बनता है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबल है। राइट? इसके बनने की कहानी यही है। ये फॉर्म क्यों हुआ? ये फॉर्म इसलिए हुआ क्योंकि इनके दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ये इनकी वजह से फॉर्म होता है। मतलब ये रेजोनेंस स्टेबल है, इसलिए ये फॉर्म होता है। अब इन दोनों में अनस्टेबल ज्यादा कौन है?
फर्स्ट वाला, तो इसलिए ये रिएक्टिव है, तो इसलिए इसका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये इसके बनने में मदद करता है। ठीक है, प्रोडक्ट कभी इससे नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट हमेशा इसी से मिलेगा जो अनस्टेबल हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज। अगर ये कंडीशन है तो आपको ज्यादा स्टेबल, एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या है, CH2CH, ये वाला स्ट्रक्चर। अब इसमें ये पहला स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर आपको मैं बनाता हूँ, ये सेकेंड स्ट्रक्चर है। थर्ड स्ट्रक्चर में बनाता हूँ, ठीक है। अब आप देख लो तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगी, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर पूछ लिया जाए आपसे तो क्या बताओगे? 1 तो न्यूट्रल है, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। अब 2 3 में ये रूल अप्लाई करो, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? 2, राइट। एंड थर्ड, तो इसमें कौन सा रूल लगा? अब चूंकि अब सारे रूल फेल है, अब इन दोनों में 2 पाई थे, इनमें 2 पाई थे, लेकिन इन सब में क्या है, 1 पाई है, तो पाई से तो निकलेगा नहीं, ठीक है ना, पाई से तो ये होगा नहीं। रूल 3 क्या है, ऑक्टेट, भाई ऑक्टेट ये भी इनकम्प्लीट है और ये भी इनकम्प्लीट है, पाई पाई बॉन्ड भी दोनों में सेम है, तो इसमें यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा, R4। समझ आया? तो ये रूल भी बहुत काम आएगा आगे चल के, इस पर मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दूंगा। अभी एक और रूल है वो डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 5, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज शुड बी क्लोजर एंड लाइक चार्ज शुड बी डिस्टेंस। एक ही बात है, लाइक चार्ज शुड बी डिस्टेंट, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका, एग्जांपल से समझ। अब लाइक का मतलब जान ही रहे हो, दो पॉजिटिव चार्ज जितना दूर होगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी, तो वही बोला है कि अनलाइक चार्ज शुड बी क्लोजर, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव क्लोजर होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। लेकिन दोनों निगेटिव हो जाए, लोन पेयर हो जाए, ये सब क्या होना चाहिए, ये सब आपके क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, ठीक है। और ये सारे क्या होना चाहिए, डिस्टेंट होना चाहिए, ये रूल है। अब इसमें मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, मॉलिक्यूल है और आपको बताने हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन। इनमें सपोज ये अपना ए है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, तो दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, ए एंड बी। फर्स्ट में बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ए ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये क्या है, अनलाइक है, ये लोन पेयर मतलब आप नेगेटिव मान सकते हो इसको, और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव शुड बी क्लोजर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट इज मोर स्टेबल। यहाँ पे देखो दूर हो गया, यहाँ पे ये भी लाइक चार्ज है, ये तो अनलाइक था, अब ये लाइक है, तो लाइक क्या होना चाहिए, लाइक चार्ज शुड बी क्लोजर और डिस्टेंट, डिस्टेंट, तो डिस्टेंट किस में है, फर्स्ट में है सेकंड में, फर्स्ट में, फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल। अगेन इसमें ए बी सी में बता दो, हाँ, ठीक है। इसी रूल को एक और रूल है, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे लास्ट वन में बताता हूँ कि रूल नंबर अगर 6 इसमें मैं
एक बता दूं, देखो रूल 6 क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे इसमें दूसरे रूल से भी आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो रूल एक्चुअली क्या है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में आपसे पूछ लिया जाए कि ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ए और बी में, तो क्या बताओगे? इसमें बी होता है एक्चुअल में। मैं बताता हूँ रूल इसका, स्ट्रक्चर विथ लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। अब ये क्रॉस कंजुगेशन और लीनियर कंजुगेशन क्या होता है? देखो लीनियर कंजुगेशन का मतलब है जैसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो आपको लीनियरली पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर से लीनियरली क्या होगा, आपको इस तरह से पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे है वो अब कहाँ आ चुका रहेगा, यहाँ। तो देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक लीनियरली आया है, बट यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं लीनियर कंजुगेशन, ठीक है ना। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच गया, बट यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है एक बार इधर जाएगा, इधर गया, दूसरी बार ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी जाएगा, ठीक है। तो इसको एक क्रॉस बोलते हैं, मतलब इस तरह से क्रॉस बन रहा है, ठीक है। तो ये है आपका क्रॉस कंजुगेशन। तो लीनियर कंजुगेशन वाला ज़्यादा स्टेबल हो, रीजन बड़ा सिंपल है, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन इधर से भी मिल रहा होगा और इधर से भी मिल रहा होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करते होंगे, रिपल्सन क्रिएट करते होंगे, ठीक है। और ये वाला, इसमें कोई रिपल्सन नहीं है, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो ये आपके लीनियर कंजुगेशन है और ये आपके क्रॉस कंजुगेशन। तो रूल नंबर 6 भी आप देख सकते हो, तो वही चीज़ यहाँ भी था। अब आप बी और सी को जरा ध्यान देखो, इसके दूसरे एग्जाम्पल बी एंड सी, देखो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो लीनियरली कंजुगेट होके यहाँ आया, देखो अभी आगे कंजुगेट होके यही जो चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, देखो जरा, मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसमें, आप बनाए भी होंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसका आंसर आप 5 दिए थे, उसमें आपको एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर आया होगा। तो अगला ये आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब जरा आप चेक करो, ये जो निगेटिव चार्ज है, अब सी को देखो आप, सी वाला जो निगेटिव चार्ज है इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, तो सी वाले को क्या बोलूंगा, क्रॉस कंजुगेशन, ठीक है। बट बी और डी बोथ आर सेम, अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू डी ग्रेटर देन सी। समझ आया ये बात? समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको ध्यान देना। कौन सा वाला? ये वाला नहीं समझ आया? यही ना, ये एग्जांपल नहीं समझ आया? ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। इसमें आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या ये पॉजिटिव चार्ज इसके द्वारा रेजोनेंस में है ना? क्या इधर से भी रेजोनेंस में है? क्या यहाँ पे रिपल्सन होगा? तो इसी को बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। दूसरा
ये था। अब ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करके कहाँ आएगा बताओ? यहाँ पे आएगा। ये वाला रेजोनेंस करके कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। दिस इज नोन एज लीनियर कंजुगेशन। ठीक है। तो मैंने रूल क्या बताया? स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर कंजुगेशन जनरली मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। दैट्स इट। एक्चुअल में वही तो अनस्टेबल कर रहा है। वही तो, जो जिस चीज को आप बोल रहे हो ज्यादा स्टेबल कर रहे हो, वही अनस्टेबल कर रहा है। रीजन वही है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, और उस समय इधर से भी तो आएगा। आप रोक थोड़ी सकते हो इस पॉजिटिव चार्ज को कि इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इधर से ही लेगा। समझ रहे हो? तो एट ए टाइम दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिससे रिपल्सन हो रही है। दैट इज नोन एज क्रॉस कंजुगेशन। बट यहाँ पे ये चीज नहीं हो रही है। ये पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। मैंने ड्रॉ किया था अभी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना? तो या तो आप रूल याद रख लो, स्ट्रक्चर विथ लीनियर कंजुगेशन जनरली मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। ठीक है। तो ये कंप्लीट रूल था। अब मैं इस सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देता हूँ। इसके अलावा जो मैंने सीट दिया है उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जीओसी का जो सीट दिया है ना, उस नोट्स में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन, ये जहाँ पे रेजोनेंस पढ़ा है वहाँ पे मिलेगा आपको और भी क्वेश्चन। बट अभी ये क्वेश्चन कर लो। ठीक है ना? इनके 8 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है। देखो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो कैंसल आउट हो गया। बट आपको यहाँ पे ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है ना? ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? यहाँ पे कंप्लीट है। नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? हाँ, तो कितने हो गए? अरे लोन पेयर हो गया तो वही निगेटिव चार्ज है। हाँ, यहाँ पे सी एस थ्री में आप देखोगे तो ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन के है, लेकिन नाइट्रोजन के नहीं है। ठीक है ना? मतलब अगर आपको नेगेटिव चार्ज वही लोन पेयर का ही है, मतलब एक बॉन्ड अभी भी कम है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होने चाहिए और फिर लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है ना? तो अभी भी यहाँ पे वही चीज है। ठीक है ना? तो 3 बॉन्ड नहीं है। 3 बॉन्ड नहीं है तो क्या है? ऑक्टेट। ठीक है। तो इस वजह से इसमें और भी स्ट्रक्चर में बना सकता था, 2-3 और बनाया जा सकता था। डी भी बनाया जा सकता था, ई भी बनाया जा सकता था। तो ऑक्सीजन भी नहीं बना सकता ना। ऑक्सीजन भी 2 ही बना सकता। ठीक है ना? ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 2 ही बनाएगा। वो तो इसके साथ भी, वो तो कॉमन हो गया पॉइंट। ठीक है ना? और दूसरी बात ये भी है कि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन उससे तो कम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो वो पॉइंट से भी आप देख सकते हो। ठीक है। बाकी थर्ड में करो। बी ग्रेटर देन ए, राइट। हाँ करेक्ट। इसमें ए ग्रेटर देन सी इक्वल टू डी और बी। क्लियर है? फिफ्थ वाला बताओ। फिफ्थ में तो दोनों ही इक्वल। ठीक है। तो ये था आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं 5 ही क्वेश्चन दिया हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो मैंने आपको सीट दिया है वहाँ पे भी आपको 10 क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव तो है ही, लेकिन जो क्लास नोट्स है उसमें आपको ये और 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रेजोनेंस लगभग आपका ख़त्म ही है। इसमें अब मेन तो यही होता है कि आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं, पहले तो आइडेंटिफाई करना है। तो उसके 13 केस बताया मैंने। ठीक है ना? वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है ना? ये आपको आखिरी आखिरी तक ये जो 13 केस थे ना,
ठीक है ना। यहाँ पे जो था एक एक डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी था। ठीक है, तो ये एक डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। टोटल 13 केस अगर आपको पता है तो फिर आप प्लस एम डिसाइड कर सकते हो, माइनस एम डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और इफेक्ट देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो ये था आपका रेजोनेंस, पूरा कंप्लीट है रेजोनेंस। ठीक है, इसमें इसके जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।